वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। जस्टिन ट्रूडो के नीचे पूरा का पूरा ही जोक की तरह, जो भी उस देश में घटिया से घटिया अगर नमूने आपको मिलेंगे, वो सब जस्टिन ट्रूडो के पार्टी से जुड़े हुए होंगे या जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के समर्थन में। अब ऐसे बंदे के साथ आप करोगे क्या? ये स्कूलों में बच्चों का यौन शोषण सिखा रहा है। कोई ऐसे स्कूल में करता है? घटिया इंसान है ये। इसको तो किसी बच्चे के पास अलाउ भी नहीं करना चाहिए। खुद यौन शोषण करने वाला लगता है मेरे। और कनाडा जैसी सपोजिटली डेवलप्ड कंट्री जो है, अभी भी A300 टन पर अपने डिप्लोमेटिक मिशंस लेके जाती है। तो कनाडा का देखिए, कनाडा का क्या है ना, वो ऐसा देश है जो मानता है कि भाई देख, अमेरिका हमारा पड़ोसी है, हमारे को कुछ नहीं करना है, बस बिंदास बैठ के मजे उठाओ। अमेरिका का सब फाइटर है, न्यूक्लियर है, कैरियर है, ये है वो है, हमको किसी भी चीज पे पैसा बर्बाद करने की जरूरत है। दे डोंट स्पेंड ऑन देयर डिफ। इसीलिए आपका एक 30-40 साल पुराना VIP जेट है जो ब्रेक डाउन होता है। फिर जो नया जेट आना है उधर से, वो भी एक A310 है, उसका भी ब्रेक डाउन होता है। उसको रोम में रुकना था, इंस्टेड वो लंदन में डाइवर्ट होके फिर उसका कुछ स्पेयर पार्ट्स मिलके, कम से कम वो डाइवर्जन सीरीज डाइवर्जन नहीं था, उसको ले आया गया है। अब पता नहीं जाने के टाइम वो सीधे सीधे कनाडा पहुंचेगा या नहीं, या फिर से कोई और डाइवर्जन होगा कर। पर उसका जो ओरिजिनल प्लेन जिसपे वो आया था, वो अभी भी दिल्ली में अटका हुआ है। और यूके को आप किधर जाते देखता है? चले यूरोप की बात करते हैं, पूरे यूरोप की, क्योंकि ये जो यूक्रेन में वॉर शुरू करवाया गया एट द इंस्टेंस ऑफ USA। और इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी जो है वो है यूरोप। और यूरोप में भी अब कुछ आवाज़ें उठने लगी, जैसे फ्रांस, जिससे ओपनली एक बार तो कहा कि साहब की वी मस्ट मूव आउट ऑफ द शैडो ऑफ अमेरिका। तो क्या ये जो पूरा जो यूक्रेन वाला जो इन्होंने चलाया, उसका ये एक नेट इफेक्ट हो सकता है इन द मीडियम टर्म और इन द लॉन्ग टर्म, कि यूरोप जो है वो इनके शैडो से बाहर निकल जाए? हाँ या ना, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है जब तक EU में स्प्लिट होगा तब तक वो अमेरिका के परछाई से निकलेगा। मैं बताता हूँ क्यों। इसमें एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, फिनलैंड, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, चेक रिपब्लिक, इटली टू अ लेसर एक्सटेंट, जो रूस के साथ पंगा नहीं चाहते। फिर वो देश हैं जो रूस के साथ, उनका पूरा सुबह उठने का ही मकसद है रूस के साथ छेड़खानी करना। वो है लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि यूके। क्योंकि वो इतना दूर है कि उसको लगता है कि भाई जलेगा तो ईस्टर्न यूरोप ही जलेगा ना, मैं नहीं जलूंगा, तो चलो आग लगा। पोलैंड और ये जो 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनको जो EU से पैसा मिलना है वो तभी मिलेगा अगर वो बोलते रहें कि रूस हमारे को खाने वाला है, रूस हमारे को खाने वाला है, रूस ये दानव देते हैं जो हमको मार के खाने वाला है। तो वो नेटो में अपना ये चीखना चिल्लाना करते हैं और EU से फिर उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैसा मिलता है, मार्केट एक्सेस, ये सब। तो इनका हमेशा से ये है कि वो एक मिलिट्री थ्रेट को बढ़ा के इकोनॉमिक बेनिफिट्स पाते हैं, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बल पे फिर वो
मिलिट्री थ्रेट को ज़्यादा ये कर। तो यू कांट ब्लेम देम, ये बहुत उनका इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी है। आई डोंट थिंक इट्स इंटेलिजेंट फॉर यूरोप, पर उनके लिए तो कम से कम बहुत ही अच्छा। अब इन दोनों देशों के बीच में जो गठबंधन है, ये फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और हंगरी, which do not want conflict with Russia, and these countries which do want conflict. What do you do? ये एक बहुत ही ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अब आपके घर में आप और आपकी पत्नी है, आप अग्री नहीं कर पा रहे हैं कि आपके शेर को के आंख में हाथ डालना है या नहीं डालना। It's that simple. Something's got to give. Something's got to give. और जो लूज आउट कर रहे हैं एंड वो प्रॉब्लम क्या है कि उधर भी एक लिबरल कंजर्वेटिव का शिज़म, यानी कि पोलैंड और हंगरी जो है वो कंजर्वेटिव साइड में है इटली के साथ, और जो जर्मनी है वो एक किस्म से बहुत लिबरल साइड पे, ठीक है ना। सो ये एक दूसरा स्प्लिट भी बनता है। तो स्प्लिट बस ऐसे नहीं है, स्प्लिट ऐसे भी है। अब इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? कुछ नहीं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जब आपका घर इतना बटा हुआ है कंजर्वेटिव और लिबरल, प्रो रशिया को मत छेड़ो, रशिया को छेड़ो, ऐसे इतने सारे स्प्लिट्स हैं, ये मेरे को ऐसा एक ग्रुपिंग नहीं लगता है जो अमेरिका के परछाई के बाहर में। लेकिन जो इसमें जो लूज आउट कर रहे हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, वो तो जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेज हैं जर्मनी और फ्रांस जैसे, उनको हो रहा है, या इटली जैसे इनको हो रहा है। और जो लोग इसके बेनिफिशियरी हैं वो छोटे नेशंस हैं जी। तो कब तक ये एक दूसरे को सब्सिडाइज करते रहेंगे? वैसे भी EU बनाया इसीलिए गया था कि भाई वो अमेरिका के कब्जे में रहे। हाँ, तो देखिए बहुत आसान सी चीज़ है। EU में एक फाउंडिंग प्रिंसिपल था कंटेनमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनका प्राइमरी गोल था कि जर्मनी को फिर से बड़ा बनने देना नहीं चाहिए, तो इट वाज टू कंटेन जर्मनी का क्या था, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों का कत्ल किया था कि उनको रिहेबिलिटेट करना, कि भाई हम जानवर नहीं है, हमको हम इंसान हैं करके हम पे छापा लगना चाहिए फिर से, यू हैव बीन प्रोमोटेड फ्रॉम जानवर टू इंसान। EU ने ये किया, इसका मतलब है विन विन पॉलिटिक्स। जर्मनी गेट्स कंटेन्ड एंड जर्मनी गेट्स रिहेबिलिटेड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, आप आजकल EU का पॉलिटिक्स देखो, इसमें विन विन कहाँ? इसमें रिहेबिलिटेशन और कंटेनमेंट की बात ही का, हर चीज सब्सिडी के बारे में है कि इधर का सब्सिडी इधर करो, उधर का सब्सिडी इधर करो, प्रोडक्टिविटी इक्वलाइज करो, सब्सिडी इक्वलाइज करो, इधर पैसा। एक किस्म से IAS का ये बन गया है, IAS का अड्डा बन गया है कि IAS का what is the reason for the IAS to exist? It is so that the IAS exists. And so the EU has become like the IAS. EU exists for the sake of EU. Of the EU, by the EU, for the EU. And screw all the citizens of the EU.